नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में झूठा सच उपन्यास। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि कनक जो है वह दिल्ली से जालंधर जालंधर में बुलवाया था नैयर ने, और वह पूरी भी आया था, और वो पूरी जो है कनक तलाक मांग रही है और पूरी जो है तलाक देने से इनकार कर रही थी। यहाँ तक हमने देखा था। और अभी इस यहाँ से आगे जो 19वां भाग प्रारंभ होता है उपन्यास का, यह भाग देखेंगे। इस भाग में थोड़ी-सी राजनैतिकता का चित्रण किया हुआ है। यहाँ पर इस भाग में सुध जी जो है वह सुध जी अ, मंत्री बन चुके रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं। मंत्री पद स्वीकार कर लेने के बाद सुध जी के रहन-सहन का पुराना ढंग शहने-शहने बदल गया था। मंडी बाजार में छोटे से मकान की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में निर्वाह संभव नहीं रहा था। उनकी कम जगह में मंत्रियों के लिए नियुक्त शरीर रक्षक और संतरी कहाँ खड़े हो सकते थे। यानी वह मंत्री बन गए थे सुध जी, और सुध जी मंत्री बनने के बाद जो भी वह जालंधर में बाजार के मंडी में जो भी उसका एक कमरे का छोटा सा मकान था, उस कमरे में उनका निर्वाह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सुध जी जो थे वह बड़े नेता थे। उनके साथ मंत्री जो आ रहे थे और जो मंत्री के जो संरक्षक बॉडीगार्ड है, वह सब कहाँ रुकेंगे। जगह की कमी महसूस हो रही थी। मंत्रियों के लिए नियुक्ति शरीर शरीर रक्षक और संतरी, यानी जो भी वहाँ होंगे, वहाँ जो मंत्री आएंगे उनकी या अन्य लोग आएंगे, उनके रहने की, ठहरने की, रुकने की जगह कहाँ है। इतना ही नहीं, वो बैठने के लिए जो अच्छी कुर्सी फर्नीचर चाहिए वह भी रखने के लिए जगह कम ही थी। मंत्री से परामर्श के लिए आने वाले लोगों को भी प्रतीक्षा के लिए स्थान चाहिए था। यानी वह अन्य लोग जो मिलने के लिए आते हैं और थोड़ी बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उनको भी रुकने के लिए जगह चाहिए थी। ऐसे लोगों की संख्या इतनी थी कि अंतरंग व्यक्तियों के अतिरिक्त लोग 2-2, 3-3 दिन प्रतीक्षा और यत्न किए बिना उन तक पहुंच नहीं पाते। नियमानुसार उन्हें सरकारी मकान मिला था और सरकारी झंडा लगी मोटर यातायात के लिए थी। 5-7 मेहमान बने ही रहते। यानी वह उनको सरकारी मकान मिला था, और वो सरकारी मकान मिला था और साथ ही ये गाड़ी मिली थी झंडा लगाए हुए। उस गाड़ी को ऑफिस से आते यही यातायात करने के लिए, अप डाउन करने के लिए था, और 5-7 लोग तो ऐसे ही उनके साथ बने रहते थे। आरंभ में पाँच आरंभ में पंजाब सरकार के मंत्रियों के निवास स्थान शिमला में थे। राजधानी चंडीगढ़ में स्थानांतरित हो जाने पर सुध जी को अधिकतर वहाँ ही रहना पड़ा था। बड़े और भव्य मकान में रहने पर भी सुध जी के व्यक्तिगत अभ्यासों में विशेष परिवर्तन नहीं आया था। अब अब अपने कपड़े स्वयं धो लेने के लिए समय नहीं था, परंतु कपड़े अब भी वैसे ही मोटे खद्दर का कुर्ता पायजामा या कुर्ता धोती ही पहनते थे। मशीन फिरी हुई खोपड़ी पर चिपकी हुई गांधी टोपी और पाँव में चप्पल। यानी वो मंत्री बने हैं, फिर भी उनके रहन सहन में वही पूर्व का ही व्यवहार था। सिर्फ वह जो मंत्री का निवास पंजाब में था, पंजाब सरकार में थे तो पंजाब में निवास था, लेकिन उनकी जो राजधानी थी वह चंडीगढ़ हो गई थी। तब वह अधिकतर चंडीगढ़ में रहते थे, लेकिन वहाँ उनका जो रहन सहन पोशाक है वह पुराना ही, कपड़े स्वयं धोकर कहीं और से धो लेते थे, लेकिन वही पुराना जो कपड़े पोशाक था, वही खद्दर का कुर्ता पायजामा या कुर्ता धोती पहनते थे, और वह जो सिर पर टोपी पहने रहते थे। सुध जी सुबह शाम या रविवार के दिन घर पर मिलने आने वालों से जांघिया बनियान या केवल यानी वो घर पर जब भी कोई मिलने आता है तो एक साधारण घर के पोशाक में ही मिलते थे। सुध जी ने अपने लिए कोई मकान बंगला या हवेली नहीं बनाई थी। बैंक में भी इनके हिसाब में चर्चा करने लायक रुपया नहीं था। यानी वह सुध जी ने खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए कुछ रुपया, कुछ घर नहीं बनवाए थे, और वह बैंक में भी इतने पैसे थे कि वह बैंक भी उसका हिसाब नहीं लगा सकती थी, क्योंकि बहुत तो कम होंगे। उन्होंने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ की चिंता कभी नहीं की थी, परंतु उनके प्रति भक्ति दिखाने और निभाने वाले निहाल हो गए थे, और अभी दुगने तिगुने हो गए थे। यानी वह सुज्जी जो है मददगार थे, अन्य को मदद करने वाले थे, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने वाले थे। तो वहाँ अन्य लोगों में उनका विश्वास था। वह अन्य लोगों की, जनता के लिए भी वह काम करते थे। खुद के स्वार्थ के लिए उन्हें कुछ
उन्होंने कुछ कमाया नहीं था, और जो भी भीड़ थी वह सराहने वालों की, प्रशंसा करने वालों की, वह तिगुनी दुगुनी हो गई थी। सूत जी की कृपा पाए लोगों को कानून और सरकारी अनुशासन का भी भय न था। राज्य के ही नहीं, देश भर के बड़े से बड़े व्यवसायी और उद्योगपति उनकी शक्ति से परिचित थे और उनके प्रति आदर से उनके मित्र बन गए थे। यानी वह जो सूत जी के जो लोग थे वह देश में सरकार यानी जो सूत जी के जो परिचित थे वह सरकार के अनुशासन का भी भय नहीं मानते थे। यानी सरकार के जो नियम है वह तोड़ने में भी उनको भय नहीं महसूस होता था, क्योंकि वह मंत्री जो थे वह उनके पहचान के थे। और इतना ही नहीं, जो भी उद्योगपति है वो उद्योगपति देश के ही नहीं, देश के बाहर से भी उनके परिचित से हो गए थे और अच्छे खासे मित्र बन गए थे। सूत जी के संकेत पर वे किसी को 1000-2000 रुपया मासिक पर घर बैठे रहने की नौकरी दे सकते थे। यानी सूत जी ने कहा किसी उद्योगपति को या व्यवसायी को कि वह किसी को भी 1000-2000 रुपया मासिक नौकरी घर बैठकर दे सकते थे, यानी होम वर्क दे सकते थे। सूत जी ने अपने लिए धन संचय नहीं किया था, परंतु वे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में धन की शक्ति से बेखबर नहीं थी। यानी सूत जी ने खुद के लिए कोई धन धन इकट्ठा करके नहीं रखा था, कमाया नहीं था, लेकिन राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में धन की क्या शक्ति है, धन का क्या महत्व, यानी पैसे का क्या महत्व है, यह वह जानते थे। वे वह कितनी ही संस्थाओं के सूत्रधार थे। सूत जी के प्रभाव से इन संस्थाओं के कोषों में 2-2.5 करोड़ रुपए से अधिक जमा था। यानी उन्होंने अधिक संस्थाएं, ज़्यादातर संस्थाएं वो चलाते थे, और सभी संस्थाओं का जो कारोबार है वह सूत जी देखते थे। और इन सभी संस्थाओं के जो कोष होते हैं उनमें 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास अधिक थे, यानी 2-2.5 करोड़ के ज़्यादा रुपए थे। उस धन के कर्ता धर्ता सूत जी ही थे। इन संस्थाओं, स्कूलों, अस्पतालों, समितियों में नौकरी पाए लोग अपने आप को सूत जी के ही आदमी समझते थे। यानी वह जितने भी जिन लोगों को सूत जी ने मदद की है, अस्पताल, स्कूल या अन्य समितियों पर नौकरी दी है, वह सभी जो है वह सूत जी को ही अपना, यानी सूत जी का ही आदमी मानते थे। यानी वो सूत जी को ही मालिक मानते थे। अन्यथा वे बिना किसी औपचारिकता के बर्खास्त हो जाते, यानी कोई कुछ न किए भी वहाँ बर्खास्त हो जाते, वहाँ से निकल जाते थे। उनके संकेत या उनकी सिफारिश पर बड़े बड़े उद्योगों और व्यवसायों में नौकरी पाए लोगों की भी संख्या बहुत बड़ी थी। यानी वह उनकी सिफारिश पर या उनके पहचान से नौकरी लगे हुए लोगों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती गई थी। वे सब लोग अपने मालिकों की अपेक्षा सूत जी को ही अनुगत करते, यानी वो मालिक से बढ़कर सूत जी को मानते थे। सूत जी के वेश और शारीरिक व्यवहार की ही तरह उनका स्वभाव और बर्ताव भी मूलतः पहले जैसा ही था। यानी सूत जी का जो भी वह स्वभाव है, रहन सहन है, वह सब कुछ पहले जैसा था। जब वो मंत्री नहीं थे तब जैसा था वैसा ही अभी वही ही है। वही अस्पष्टतावादी, अपने पक्ष की दृढ़ता और विचारों की एकाग्रता, स्थिति के दूसरे पक्ष के लिए उनकी कल्पना में स्थान नहीं था। यानी वह बोलने में स्पष्टता थे, जो भी बोलना है स्पष्ट, एकाग्रता, दृढ़ निश्चय से बोलते थे। और जो भी स्थिति है वह दूसरे पक्ष की क्या स्थान कल्पना थी वह पहले भी नहीं सोचते थे और अभी भी नहीं सोच रहे हैं। उनकी शक्ति असीम रूप से बढ़ जाने के कारण उनके व्यवहार की तीव्रता और उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया था। यानी वो लोगों में उनका प्रभाव बढ़ गया था। उनकी स्पष्टतावादिता, हकीमाना रूखापन और अपने पक्ष की दृढ़ता विरोधी पक्ष को समाप्त कर देने की प्रवृत्ति बन गई थी। यानी वो लोगों पर जो वह जनता के मन में जो विश्वास था सूत जी के प्रति, इस कारण जो अन्य जो पक्ष है वह पक्ष की प्रवृत्ति समाप्त होने के कगार पर आ गई थी। यानी जनता के मन में किसी अन्य पक्ष के या अन्य राजनीति नेता के बारे में ख्याल ही नहीं आता था, क्योंकि सूत जी उनकी मदद करते थे और वो इस तरह वह जनता के मन पर उनका प्रभाव बना रहता था। विचारों की एकाग्रता ऐसी असहिष्णुता बन गई थी कि केवल अपनी ही बात की प्रतिध्वनि सुनना चाहते थे। यानी वह केवल अपनी ही बात की प्रतिध्वनि सुनना चाहते थे। अफसरों की दृष्टि में मुख्यमंत्री के आदेश की अपेक्षा सूत जी के सुझाव का ही मूल्य अधिक था। यानी वह जो भी अफसर है वह मुख्यमंत्री के आदेश की अपेक्षा न कर सूत जी जो कहे वह ठीक समझते थे। वे चीफ मिनिस्टर, यानी वह मुख्यमंत्री नहीं थे। सूत जी जो थे वह मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन फिर भी जो मिनिस्टर इन चीफ यानी नायक मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री जो होते हैं वह थे, वह इसलिए उनको भी उनकी बात मानते थे।
जैसे किसी वस्तु या पदार्थ के बढ़ने पर उसकी छाया भी बढ़ती है, वैसे ही किसी स्थिति या अवस्था के बल पकड़ लेने पर उसकी प्रतिक्रिया भी अवश्य होती है। यानी जिस प्रकार कोई वस्तु है या पदार्थ है, वह यदि वस्तु वो यदि पदार्थ यदि बढ़ जाता है नीचे वही वस्तु, तो उसकी जो परछाई है, छाया है, वह ज़्यादा पड़ती है। उसी प्रकार व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है और जब वो उसकी जान पहचान होती है, तो उसकी भी प्रतिक्रिया ही बढ़ती है। सूर्य जी के प्रति लोगों की श्रद्धा भक्ति निष्पक्षता या बेलाग बेलाग व्यवहार के कारण नहीं, उनसे पाई कृपाओं से ही बढ़ी थी। यानी वह किसी से श्रद्धा भक्ति यानी किसी से श्रद्धा भक्ति भाषण देकर या कोई लेन देन लेकर व्यवहार से, बल्कि व्यवहार से न उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी, बल्कि वह मददगार थे, लोगों को मदद करते थे, बेरोजगारों को रोजगार देते थे। इसके लिए वह उनकी कृपाओं से उनका प्रभाव जनता के मन में बैठा था। उनके प्रबल समर्थकों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, परंतु प्रत्येक कृपा के अनेक इच्छुक थे। कृपा पाने में असफल रह जाने वाले मित्र खिन्न होकर उनके पक्षपात के विरुद्ध बन गए थे। यानी जिन्होंने सुद जी ने जिनको मदद की है, वह तो उनके प्रशंसक थे ही, समर्थक, और वो उसके साथ ही जो जिसको वहाँ पर उनकी कृपा नहीं मिली या उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, तो वह विरोधी बन जाते थे। और सुद जी भी ऐसा करते थे, जिन्होंने विरोध किया है उसको सही समय आने पर सही स्थान दिखा देते थे। इसमें भी सुद जी जो थे वह माहिर थे। योजना आयोग के परामर्शदाता डॉक्टर सालिन और डॉक्टर प्राणनाथ ने प्रधानमंत्री के समर्थन के भरोसे सुद जी के सुझावों की अवज्ञा की थी। यानी वो जो पंचवार्षिक योजना बनी थी, उस योजना में सुद जी का कहना था कि जो औद्योगिक विकास है वह नहीं होना चाहिए, लेकिन योजना आयोग का जो परामर्शदाता डॉक्टर सालिस और वो डॉक्टर प्राणनाथ थे, उन दोनों ने जो पंचवार्षिक योजना में औद्योगिक विकास का प्रभाव जो है वह बनाया था और उसको लागू भी किया था, और वह आरंभ हो चुका था। बड़े बड़े उद्योगपति और व्यवसायी कांग्रेस के समाजवादी ढंग की प्रवृत्ति रखने वाले पक्ष के आशंका अनुभव करके पहले की अपेक्षा भी सुद जी के पक्ष और सुद जी की कृपा के अधिक आकांक्षी बन गए थे। यानी वह उद्योग निर्माण करने के लिए जो भी परवानगी है वह मिल गई थी, तो वह सुद जी से अनेक जो मदद मिलने की आशा लेकर ज़्यादा उद्योगपति या नए उद्योग निर्माण करने वाले लोग सुद जी के पास आने लगे थे, या उसकी भीड़ हो रही थी और उनकी वृद्धि होती जा रही थी। गत 8 वर्षों में सुद जी के अनेक विरोधी और डॉक्टर राधेलाल के समर्थक सुद जी की शक्ति देख उनकी छत्र छाया में आ गए थे। यानी वह 8 वर्षों पहले सुद जी के अनेक विरोधी थे, लेकिन जो वहाँ उन पर कृपा पाकर जो डॉक्टर राधेलाल थे वह समर्थक बन गए थे, और वह उनके यानी सुद जी के छत्र छाया में यानी सुद जी के कृपा से वह डॉक्टर बन गए थे, नौकरी मिली थी। डॉक्टर प्रभुदयाल भी कांग्रेस में डॉक्टर राधेलाल का दल छोड़कर सुद जी के पक्ष में आ गए थे। यानी डॉक्टर प्रभुदयाल जो है वह डॉक्टर राधेलाल का दल छोड़कर सुद जी के पक्ष में आ गया था, यानी सुद जी के समर्थन में आ गया था। विभाजन के बाद डॉक्टर साहब की कृपा से डॉक्टर प्रभुदयाल को फिरोजपुर में असिस्टेंट सर्जन का स्थान मिल गया था। यानी विभाजन होने के बाद डॉक्टर साहब से यानी वह डॉक्टर राधेलाल के सिफारिश से उनको प्रभुदयाल को फिरोजपुर में असिस्टेंट सर्जन का स्थान मिल गया था। फिर उनकी आलमदारी में उसे मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह मिल गई थी। यानी फिर पहले वो असिस्टेंट सर्जन बने और फिर वहीं पर मेडिकल कॉलेज में वह असिस्टेंट प्रोफेसर बने। डॉक्टर प्रभुदयाल सन 50 से ही सुद जी का अनुगत बन गया था, यानी जो 1950 से सुद जी का समर्थन करने लगा था। सन 1955 में वह अवकाश लेकर इंग्लैंड चला गया था और स्पेशल कोर्स 6 मास में कर आया था। यानी वो डॉक्टर प्रभुदयाल है वह 1955 में जो अवकाश असिस्टेंट प्रोफेसर का पद छोड़कर वह इंग्लैंड में गया था, और इंग्लैंड जाकर उसने स्पेशल कोर्स जो है वह 6 मास का किया और फिर आया। डॉक्टर प्रभुदयाल की नज़र नए मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के पद पर थी। उन पद के लिए उसकी अपेक्षा पुराने कई एमडी भी उम्मीदवार थे, परंतु लोग जानते थे सुद जी की कृपा सो पगुगिरी लंथे मुख होय वाचक।
यानी वहाँ जो लोग जानते थे, यानी अन्य लोग भी उस पद के लिए थे, जो इंग्लैंड से वो 6 मास का मेडिकल कोर्स करके आए थे। और डॉक्टर प्रभुदयाल की नज़र जो वहाँ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इस पद पर थे, वो इस पद पर जाने थे। और उसके जो अन्य उम्मीदवार भी थे जो एमडी किए हुए थे, लेकिन लोग जानते थे कि वहाँ जिस पर सुध जी की कृपा है या सुध जी का सिफारिश या सुध जी मदद करते हैं, उसका काम हो जाता है। सुध जी के शरीर में बैठने के स्थान पर एक्जिमा पुरानी खाज हो गया था। खाज उठने पर हाथ विवश हो जाते, यानी वह सुध जी के जो थे वहाँ पर जलन निर्माण हो रही थी, खुजली निर्माण हुई थी, और वो न चाहकर भी वहाँ वो हाथ खुजाने के लिए जाता ही था। और वह वहाँ पर जो फिर मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद त्वचा विशेषज्ञ ने उनको देखा, जांच की, और फिर एलर्जी, फिजिकल एलर्जी या रगड़ने की वजह से ऐसा हुआ है, कहाँ उत्पन्न होती है। फूलों की जड़ें, यानी जो भी वहाँ जो खास निर्माण हुई है उसकी जो जड़ें हैं आंतरिक त्वचा में पहुँची है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। खास का कारण रगड़ रहेगी तो खास भी होगी। यथासंभव कुर्सी पर न बैठे, परंतु डॉक्टर प्रभुदयाल सुध जी के इस इलाज के लिए महीने 2 बार अपने खर्च पर चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। डॉक्टर प्रभुदयाल जो है वह सुध जी के देखभाल करने के लिए, सुध जी का इलाज करने के लिए चंडीगढ़ पहुंच जाता था। नई से नई दवाइयाँ और अल्ट्रावायोलेट लैंप साथ ले आता, स्वयं दवाई मलता और बिजली की किरणें उस स्थान पर छोड़ता था। यानी वो स्वयं वहाँ जो अल्ट्रावायोलेट जो भी वहाँ औषधि होती है वह लेकर आता था, स्वयं हाथों से लगाता था। और इतना ही नहीं, जो बिजली की किरणें उस खाज पर या खुजली पर छोड़कर वह एक सावधानी से जो जो भी वहाँ ट्रीटमेंट है वहाँ देता था, और यानी पूरा उपचार करता था। सुध जी को फुर्सत न होती तो डॉक्टर प्रभुदयाल उनकी सुविधा की प्रतीक्षा में घंटों बैठा राजनीतिक चर्चा सुनता। यानी सुध जी को यदि वह दिखाने के लिए या बात करने के लिए और समय नहीं है तो वह डॉक्टर प्रभुदयाल वहाँ घंटों तक बैठता था और उनकी राजनीतिक चर्चा सुनता था। अगस्त के पहले रविवार डॉक्टर प्रभुदयाल सुध जी के इलाज के लिए चंडीगढ़ आया था। सुध जी की ड्राइंग रूम में सोफा पर लुढ़के हुए एक बहुत आवश्यक फाइल देख रही थी। यानी वह अगस्त माह के रविवार में, पहले रविवार में डॉक्टर प्रभुदयाल जो है वह सुध जी का इलाज करने के लिए चंडीगढ़ गया था। और वह तब ड्राइंग रूम में बैठकर सुध जी एक सोफे पर लेटकर एक काफ़ी महत्वपूर्ण फाइल देख रहे थे, और प्रभुदयाल प्रतीक्षा में समय बैठा था, और वह टीपाई पर वहीं पर अखबार रखा हुआ था, और वह अखबार में जो पत्र पत्रिकाएं थी वह देख रहा था। तभी एक पत्रिका जो है वह उसका पन्ना निकाल कर सुध जी के पास फेंक देता है या दिखाता है। सुध जी ने फाइल देखकर एक और पटक दी। मैं चश्मा उतार, यानी वह फाइल देखी और पटक दी, और जो चश्मा उतार कर बैठ रहे थे तब प्रभुदयाल जी एक सचित्र पत्रिका का खुला पृष्ठ जो वहाँ उसकी तरफ सुध जी की तरफ करते हैं, और वो कहते हैं, भापा जी यह चमत्कार देखो आपने। यानी वह कहते हैं सुध जी को, प्रभुदयाल डॉक्टर, कि भापा जी यह देखो चमत्कार, आप यह चमत्कार देखा क्या आपने? क्या? यानी वह कहता है कि क्या? सुध जी, मर चुकी लड़की जिंदा होकर सूचना विभाग में अंडर सेक्रेटरी बन गई। योजना आयोग के सेक्रेटरी डॉक्टर प्राणनाथ ने उससे ब्याह कर लिया है। यानी वह कहता है कि जो मरी हुई लड़की, यानी जो तारा जो है वह मरी है, ऐसे सभी को पता है, जो भी उसके पति के घर में आग लगी थी और फिर उसमें जलकर मरी है ऐसा लोग समझते थे, लेकिन वह बच गई थी, और वह मरी हुई लड़की अंडर सेक्रेटरी बन गई है, और अब वह आयोग योजना के सेक्रेटरी डॉक्टर प्राणनाथ की पत्नी बन गई। यानी वह प्राणनाथ ने उसके साथ विवाह किया है। क्या, कब? सुध जी ने पूछा। यानी सुध जी ने पूछा कि क्या, कब? प्रभुदयाल ने पत्रिका का पृष्ठ सुध जी के सामने करके तर्जनी से चित्र दिखाया। यानी वह प्रभुदयाल ने उस पत्रिका में छपा हुआ चित्र दिखाया। सुध जी चित्र पर नज़र डाल ही रहे थे कि प्रभुदयाल बोल उठा, बिल्कुल चमत्कार है। यानी वह सुध जी वहाँ देख ही रहे थे, तभी वह प्रभुदयाल बोलता है कि बिल्कुल चमत्कार हुआ है। तारापुरी तो जालंधर मर गई थी, भापा जी आपने जयदेवपुरी की ही तो बहन है। यानी वह प्रभुदयाल डॉक्टर कहता है पुरी से, यह तो जालंधर में अपने पति के तारापुरी जो है वह जलकर मर गई थी पति के यहाँ, और यहाँ अपनी भापा या जयदेवपुरी की ही बहन है, जलकर मर गई थी।
तो क्या नाम? यह उसके भूत का फोटो है। यानी एक व्यंग्यमय रूप से कहते हैं सूत जी, यह जलकर मरी है तो वहाँ उसकी भूत की फोटो होगी, यानी वो मरने के बाद कैसे आ सकती है, कहने का मतलब। सूत जी ने पत्रिका एक और फेंक दी, यानी सूत जी ने पत्रिका एक और फेंक दी। नहीं बापा जी, प्रभुदयाल ने आग्रह किया, अजीब तमाशा है, लड़की को मैं नहीं पहचानूंगा, बिल्कुल तारा है। जो कहिए शर्त लगाता हूँ। भोला पांडे की गली में हमारे मकान के सामने ही तो पूरी रहता था। तारा मेरी पत्नी की बहुत सहेली थी, उसके माथे पर चोट लगी थी तो मैंने ही ड्रेसिंग किया था। इसकी तो पार्टीशन से पहले मुझे तारीख याद है 29 जुलाई 29 जुलाई 1947 को शादी हुई थी। यानी वहाँ प्रभुदयाल जी कहता है कि मुझे याद है, मैं कैसे नहीं पहचानता, क्योंकि वह विभाजन से पहले जो वह तारा जो है उनके, यानी पूरी जो है उनके मकान के सामने रहता था, और तारा जो है उनके जो प्रभुदयाल के पत्नी की अच्छी खासी दोस्त थी, और वह एक बार उसके तारा के सिर पर चोट आई थी, जो वह ड्रेसिंग यानी जो पट्टी है उसका वह प्रभुदयाल डॉक्टर ने की थी, और वह उनकी शादी की तारीख बताते हैं 29 जुलाई 47, यानी 1947 को शादी हुई थी। आपके सोमराज साहनी से ही ब्याह हुआ था। यानी वहाँ कहता है प्रभुदयाल, आपके जो सोमराज साहनी है उससे ही ब्याह हुआ था, वही सोमराज जालंधर वाला। यानी वह कहती कि वही सोमराज जालंधर वाला, आपने ही तो मेहरबानी करके उसे सेक्रेटेरिएट के बाग की 4 दीवारी का ठेका दिलाया है। यानी वहाँ कहते हैं प्रभुदयाल, आपके मेहरबानी से उसको सेक्रेटरी के बाग की 4 दीवारी का ठेका दिलाया है। हिंदू मैरिज हुई थी, आप पूरी से पूछ लीजिए। यानी वो कहती कि जो हिंदू मैरिज हुई थी वहाँ आप पूछ लीजिए, ऐसा वो पूरी से पूछ लिया, ऐसा प्रभुदयाल कहता है। हूँ, यानी सुत जी हूँ में हुंकार भरते हैं। सुत जी ने फिर पत्रिका उठा ली, यानी सुत जी ने फिर वो पत्रिका उठा ली। तो क्या नाम? प्राणनाथ से विवाह कैसे हो गया? यानी फिर वहाँ सुत जी देख कर कहते हैं कि फिर प्राणनाथ से विवाह कैसे हुआ? उन्होंने चित्र को बहुत ध्यान से देखा, चित्र के नीचे छपी पंक्ति को पढ़ने के लिए आँख के समीप किया और विस्मय से बोल उठे, व्याह नया हिंद प्रेस दिल्ली में हुआ है। यानी वहाँ कहते हैं जो वहाँ जो विवाह की जो फोटो है वहाँ फोटो देख रहे हैं, और वो देखने के बाद उसके नीचे लिखी हुई पंक्ति देखती कि विवाह का स्थान जो है वहाँ जो नया हिंद प्रेस दिल्ली, यानी वो कनक के पिता के घर पर उसकी शादी हुई थी। क्या नाम? नया हिंद प्रेस तो पंडित गिरधर लाल जी का है। यानी नया हिंद प्रेस जो है वहाँ पंडित गिरधर लाल जी का, यानी कनक के पिता का। यह तो पूरी की ससुराल है, यहाँ क्या तमाशा है? सोमराज तो चंगा भला है। यानी वह कहते हैं कि वो पंडित गिरधर लाल ये जो थे वह पुरी के ससुर है, और वो उनके घर पर तारा का विवाह हो चुका है, और सोमराज भी अच्छा खासा है, यह कैसा तमाशा है, ऐसा वह कर रहे हैं। सुत जी खांस का इलाज कराने के लिए पट्टी लेट गए थे। प्रभुदयाल उनकी खांस पर मालिश करते समय और उस पर बिजली का प्रकाश छोड़ते हुए रहस्यमय घटना का अनुमान प्रकट करता गया। यानी वह जो भी उसका वो खुजली का इलाज है सूत जी का, वह करते हुए कुछ अनुमान व्यक्त कर रहा था या बता रहा था। तारा के ब्याह से पहले अफवाह थी कि वह ब्याह नहीं करना चाहती थी। वही सोमराज है ना, प्रोफेसर दीन मोहम्मद के केस वाला। मेरा तो ख्याल है सोमराज के घर पर आग लगी है तो तारा जली नहीं, भाग गई होगी। पूरी बेचारे को कुछ पता नहीं है। यानी वह प्रभुदयाल कहता है कि जो वह सोमराज जो है वह प्रोफेसर दीन मुद्दीन के केस में था, वही था। और वह कहता है कि तारा जो है विवाह होने से पहले उस विवाह के लिए राजी भी नहीं थी, और उसके पति के घर में आग लगी हुई हुई होगी, और वो उस आग से बचकर तारा भाग गई, और वो यह बात पुरी को पता नहीं, जयदेव पुरी को पता नहीं है। वहाँ और सोमराज तो इसी ख्याल में है कि तारा जलकर मर गई थी, यानी तारा जलकर मर गई है। सोमराज और पुरी इसी ख्याल में है। तारा ने अपने घर कुछ पता ही नहीं दिया लड़की बड़ी ब्रिलियंट थी, जाने कहाँ रही। यानी वहाँ कहते हैं कि लड़की काफ़ी हिम्मत वाली थी, तो जाने कहाँ रही, उसने अपने घर में कोई पता नहीं दिया, जाने कहाँ रही, यानी जाने कहाँ रही होगी। भापा जी, गलती की तो कोई बात ही नहीं है, तस्वीर सामने है। 101% तारा है। यानी वो
वहाँ डॉक्टर प्रभुदयाल कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि यह तारा ही है, जो भी है तस्वीर सामने है, मैं पहचानता हूँ यह तारा है। सूद जी इलाज कराकर उठे तो चपरासी को बुलाकर आदेश दिया, बारी साहब को बुलाओ। यानी वह सूद जी इलाज हुआ और फिर उठने के बाद चपरासी को नौकर को बुलाकर कहा कि बारी साहब को बुलाओ। पर्सनल असिस्टेंट के आने पर सूद जी ने आदेश दिया। जालंधर में जयदेवपुरी के मकान मॉडल टाउन में फ़ोन मिला। यानी वह आया और वो पर्सनल असिस्टेंट आया और वो आने के बाद पुरी के जो मॉडल टाउन में पुरी रहता था वहाँ पर कॉल लगाया। पुरी चंडीगढ़ से सूद जी का फ़ोन पाकर पहले तो कुछ समझा नहीं। यानी चंडीगढ़ से पुरी सूद जी का फ़ोन आया, यहाँ आकर पूरी कुछ समझा नहीं। सूद जी ने उसे अगस्त के पहले सप्ताह का दिल्ली सचित्र साप्ताहिक भी देख लेने के लिए कह दिया। यानी वह सूद जी ने फ़ोन पर पुरी से कहा कि जो अगस्त माह के पहले सप्ताह का दिल्ली सचित्र नामक जो साप्ताहिक पत्र है वह देख लीजिए। पुरी ने दोपहर तक पत्र मंगवा दिया था। पत्र देखा तो उसका सिर घूम गया। यानी वो दिल्ली ने दोपहर के समय पत्र दोपहर तक उसके पास वहाँ सचित्र नामक पत्र आया था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि प्राणनाथ और तारा की शादी की बात किस पत्र के माध्यम से पुरी को या सूद जी को पता चली, तो दिल्ली सचित्र नामक। तो फिर वह पत्र आया और वह पत्र को देखकर पुरी का जो सिर घूम गया। पति जिंदा रहते और तारा का ब्याह वह भी नया हिंद प्रेस में। यानी उसका पति जो सोमराज है वह जिंदा है और उसका विवाह हो गया, वही नया हिंद प्रेस। यानी जो उसके ससुराल में मेरी छाती पर मूंग दल कर दिखाई गई। यानी मेरी छाती पर मेरी बेइज्जत किए। चित्र छपवाना भी ज़रूरी था। यानी वह शादी की और फिर उसकी जाहिरात देना या चित्र छपवाना ज़रूरी था। खूब षड्यंत्र बांधा है। कनक भी यही करना चाहती है। मैं ड्राइवर्स दूँ या न दूँ, यह खबर मुझे ही चुनौती। यानी ये षड्यंत्र मानता है। पूरी तारा की शादी जो हुई है वह षड्यंत्र, और कनक भी ऐसी ही शादी करना चाहती है। मैं कनक को डाइवोर्स यानी जो तलाक दूँ या न दूँ, यह जो खबर छपी है यह खबर मेरे लिए चुनौती है, ऐसा पूरी कह रहा है। पूरी क्रोध में तारा और कनक के कलेजे निकालकर चबा जाने के लिए तैयार था, परंतु क्या करता, चोट अपने ऊपर ही पड़ती थी, कहाँ मुँह दिखाता। यानी वह क्रोध से कुछ बोल उन पर आवाज़ उठाना चाहता था, झगड़ा करना चाहता था, लेकिन चोट जो है वह पुरी के चरित्र पर भी पड़ती थी। पुरी का ही अपमान होता था, कहाँ मुँह दिखाता, यानी अपमान होता था। सूद जी के आदेश की अवज्ञा पुरी के लिए संभव नहीं थी। सूद जी ने पुरी और सोमराज को आश्वासन दे दिया था कि सब कार्रवाई सरकारी रहस्य के ढंग से बिल्कुल गुप्त केवल विभाग द्वारा ही की जाएगी। डॉक्टर प्राणनाथ को तो होश आ जाएगा। यानी वह सूद जी जो प्राणनाथ जो है वह पहले ही सूद जी के विरोध में था, तो इसलिए वह कहता है, पुरी कहता है सूद जी पुरी से कहता है कि जो भी कार्रवाई करनी है वह गुप्त तरीके से करनी चाहिए पुलिस या विभाग की तरफ से। जो प्राणनाथ जो है वह होश में आ जाएगा। पुरी को डॉक्टर नाथ के प्रति भी कम क्रोध और घृणा नहीं थी। यानी पुरी को डॉक्टर नाथ के प्रति भी घृणा थी। यही है उसकी संस्कृति और सज्जनता। यानी वह कहता है कि यही यानी वह जो डॉक्टर नाथ ने उनको पहले मदद की थी पुरी को, और यही है उसकी सज्जनता। हमारे ही अपने गुरु के घर में ही आग लगाने का संतोष चाहिए था। यानी वह उनके गुरु यानी प्राणनाथ के घर में ही आग लगाने की इसको संतोष यानी आनंद मिला। उसे छोटी बहन कहता था, ट्यूशन के बहाने घर बुलाने का जाल रचा था। यानी वो तारा को छोटी बहन मानता था और वो ट्यूशन लेने के लिए उसको घर बुलाता था। डॉक्टर नाथ और तारा तो सन 55 के नवंबर में ही विवाह कर लेना चाहते थे, परंतु अनेक व्यवधान पड़ते रहे। नवंबर के आरंभ में डॉक्टर नाथ अर्थ मंत्री के साथ सलाहकार के रूप में इंग्लैंड चला गया। यानी वहाँ तारा जो है वह 55 में ही पहले ही डॉक्टर नाथ और तारा जो है सन 1955 के नवंबर में ही विवाह कर लेना चाहते थे, परंतु अनेक समस्याएं आई और उनके कारण उन्होंने नवंबर के आरंभ में डॉक्टर नाथ जो है अर्थ मंत्री के साथ सलाहकार के रूप में इंग्लैंड चला गया था। वहाँ से फिर इंग्लैंड से लौट आने के बाद विकास मंत्री के साथ परामर्शदाता के रूप में अमेरिका जाना पड़ा। जुलाई 1956 से पहले अवसर नहीं बन सका। यानी 1956 एक साल तक उन्होंने अवसर नहीं मिला शादी का। तारा को सिविल मैरिज का
रूखा रूखा केवल कानूनी मान्यता पा लेने का ढंग पसंद था। यानी तारा को एक वह जो कोर्ट मैरिज करने की ढंग जो था वह पसंद नहीं था। और इस आयु में विवाह के समय किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या आडंबर से तारा और नाथ दोनों को ही झिझक थी। यानी वह किसी शादी विवाह में या दिखावा करना या प्रदर्शन करना ये उनको अच्छा नहीं लगता था, तारा को भी और नाथ को भी। डॉक्टर नाथ का प्रस्ताव था कि रीति पूरी करने के लिए किसी पंडित या ग्रंथी को अपने बंगले पर बुला ले। यानी वह डॉक्टर नाथ का कहना था कि जो भी वह शादी की जो भी वह परंपरा या रीति होती है वह पूरा करने के लिए किसी पंडित जी को घर बुला ले। तारा को प्रथा सहित विवाह होने का संतोष हो जाए। यानी तारा को जो भी वह रीति है उसके अनुसार जो भी नियम है उन नियमों के अनुसार विवाह हो जाए तो तारा को भी आनंद आ जाएगा। यह निश्चय था कि निमंत्रितों में संध्या 25 से अधिक नहीं होगी। यानी वह शादी में जो 25 लोगों से अधिक कोई नहीं होगा, यह नियम था। इस संध्या में डॉक्टर 40 डॉक्टर श्यामा, प्रभा सक्सेना, चड्डा मर्सी, कनक गिल, नरोत्तम कंचन, रतन शिलो, माथुर सम्मिलित थे। यानी वह मैं फिर से नाम पढ़ता हूँ कि तारा की शादी में कौन कौन थे। तारा और नाथ के शादी में यानी 25 ही लोग थे और 25 लोगों में जो प्रमुख थे डॉक्टर 40 थे, डॉक्टर श्यामा, प्रभा सक्सेना, चड्डा और मर्सी, कनक और गील, नरोत्तम और कंचन, रतन शिलो, माथुर सम्मिलित थे। यानी कितने इतने ही उनके नज़दीकी लोग थे। कनक और मर्सी प्रतियोगिता में कर्ता धर्ता बनी हुई थी। यानी कनक और मर्सी जो है वह जो भी वह देखरेख कर रही थी मेहमानों को दोनों को ही यह स्वीकार नहीं था कि विवाह डॉक्टर के बंगले पर हो। यानी दोनों को यानी तारा को भी कनक को भी और मर्सी को भी वह स्वीकार नहीं था कि तारा का जो विवाह है वह डॉक्टर के घर हो। कनक ने अंतिम निश्चय दे दिया, हमारी लड़की ब्याह कराने नहीं जाएगी, डॉक्टर साहब उसे कायदे से ब्याह करके ही ले जाए। यानी वो कहती कि हम उनके यहाँ जाकर ब्याह करके हमारी लड़की नहीं देंगे, हम डॉक्टर साहब जो है वो हम ब्याह करा के यहाँ से विवाह करके ले जाए। ब्याह नया हिंद प्रेस में हुआ। कन्यादान पंडित गिरधर लाल जी ने किया। मर्सी ने डॉक्टर के बंगले पर ननद बनकर तारा का स्वागत किया। यानी वहाँ जो है वहाँ पर उसकी शादी जो है नया हिंद प्रेस में हुई और फिर कन्यादान जो है पंडित गिरधर लाल यानी कनक के पिताजी ने किया। मर्सी जो है वो डॉक्टर की बहन बनकर नाथ की बहन बनकर उस बंगले पर जाकर ननंद का जो भी कर्तव्य होता है वह निभाया और वह आने वाले दुल्हन का स्वागत किया, यानी तारा का स्वागत किया। डॉक्टर नाथ और तारा ने 3 मास की छुट्टी का प्रबंध कर लिया था। यानी डॉक्टर नाथ और तारा ने दोनों को तीन महीने की छुट्टी का प्रबंध किया था। विवाह के 3-4 दिन बाद ही वे दोनों स्विट्ज़रलैंड चले गए। यानी विवाह हो जाने के बाद 3-4 दिन के बाद तारा और नाथ जो है वह स्विट्ज़रलैंड चले गए। तारा रोम रोम से अनुभव कर रही थी कि उसने पृथ्वी पर स्वर्ग पा लिया था। यानी वह विवाह होने के बाद तारा जो है खुश थी, ऐसी खुश थी कि उसको पृथ्वी पर स्वर्ग लग रहा था। वह अपनी प्रसन्नता और संतोष में कोई भी न्यूनता नहीं रहने देना चाहती थी। यानी वह अपनी खुशी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती थी। तारा को छुट्टी से लौटे पूरा सप्ताह ही हुआ था कि दोपहर बाद उसे गृह विभाग के सेक्रेटरी के चपरासी ने स्वयं कमरे में आकर एक मोहरबंद लिफाफा देकर हस्ताक्षर ले लिए। यानी वह फिर तारा जो है वह जो स्विट्ज़रलैंड से चली आई, फिर शादी होने के बाद स्विट्ज़रलैंड चली गई थी और वह लौट आई और आने के बाद अपने विभाग में बैठी थी। तभी एक गृह विभाग से एक पत्र आया और वह चपरासी ने उनको एक मोहरबंद यानी जो सिक्का लगाया हुआ था उस लिफाफा वह हस्ताक्षर किए लिए और वह उनके हाथ में दिया। तारा लिफाफे पर तारा के सरकारी होदे के अतिरिक्त उसका नाम भी था। पत्र पर अत्यंत गुप्त शब्द छपे हुए थे। तारा को कुछ विस्मय हुआ। वह अपने स्टेनो को कुछ पत्र और उत्तर लिखा रही थी। लिफाफा एक और रख कर पत्र समाप्त कर दिए। यानी वह कुछ अपने स्टेनो से कहकर लिखवा रही थी। वह पत्र देखकर कुछ आशंका हुई और फिर पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। अत्यंत गुप्त पत्र पढ़कर तारा का सिर चकरा गया। यानी वह गुप्त जो पत्र था वह पढ़कर तारा का सिर जो है चकरा गया। तर्जनी दांतों के तले चली गई, आंखें अल्पक रह गई, 1 मिनट स्तब्ध सी रह गई, जैसे कपाल पर घन की चोट
पड़ जाने से संज्ञा शून्य हो जाती है। यानी उनको वह चिंता में पड़ गई और वह सोच रही है। एक गहरा सांस लिया और पत्र के साथ साथ नत्थी कागजों को पढ़ने लगी। यानी वह एक गहरा श्वास लिया, पत्र पढ़ा और उसके साथ जो भी वह दस्तावेज कागज थे वह भी पढ़ने लगी। प्रत्येक कागज पढ़कर उसे लग रहा था कि अतल अंधेरे अंधेरे कुएं में गिरती जा रही थी। यानी वो जो भी वहाँ उसके साथ कागज थे वह कागज पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था कि तारा जो है खुद एक अंधेरे कुएं में फंसती जा रही है, धंसती जा रही है। सब कागज पढ़ डाले, पत्र और कागज मेज पर डाल दिए। अपने आप को संभाले रहने के लिए दोनों हाथों से कुर्सी के बाजू पकड़ लिए। अपलक आंखें मेज पर लगी हुई थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यानी एक वो परेशान हो गई और उसने खुद को संभालने के लिए कुर्सी को पकड़ा और फिर वह मेज की ओर देख रही थी और उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तारा ने व्यवस्थित हो सकने के लिए कई गहरे सांस खींचे। मेज पर कागज और फोन दिखाई देने लगे। यानी उसने खुद को संभालने के लिए या खुद को स्थिर करने के लिए लंबी सांसें लेना सोचा और फिर उसको मेज पर कागज और फोन दिखाई देने लगा। उसका हाथ फोन की ओर उठा परंतु औचित्य के विचार से हाथ पीछे हट गया। यानी वो फोन लगाना चाहती है फिर भी वह औचित्य से यानी फिर वह फोन भी नहीं कर पाती। उड़ते जाते सिर को संभालने रखने के लिए माथे को दोनों हाथों से जकड़ लिया। यानी उनका सिर दर्द बढ़ गया है सिर का और वो दोनों हाथों को दबा रही है और वह जकड़ लिया। मन में आवेश उठा कि सिर को जोर से मेज पर पटक पटक कर तोड़ दे। यानी मन में उसके विचार आया कि सिर को पटक कर तोड़ दे। पति की दहलीज पर सिर पटकती बंती कल्पना में दिखाई देने लगी। यानी वो बंती ने जो उसके पति के दहलीज पर चौखट पर सिर पटक कर जान दी थी उसकी कल्पना तारा के मन में आई। तारा कुर्सी के बाजुओं को सहारा लेकर तारा जो है वह कुर्सी को दोनों हाथों से पकड़कर उठ हुई और कमरे में मेज के चारों ओर चक्कर लगाने यानी वो उठ खड़ी हुई और उसी कमरे में घूमने लगी। फ़ोन बज उठा। तारा सुनना नहीं चाहती थी। यानी फ़ोन बज उठा, घंटी उठी और तारा जो है फ़ोन की आवाज़ सुनना नहीं चाहती थी। घंटी असहाय हो गई, सोचा उठा कर रख दे, परंतु बेसुखी में हाथ ने फ़ोन कान पर लगा दिया। यानी उसने सोचा कि फ़ोन उठाकर बाज में रख दिया जाए, लेकिन वह फ़ोन जो हाथ से उठाया और वही हाथ कान की ओर चला गया। यस, यानी वो फ़ोन उठाकर कहती है यस। डॉक्टर नाथ की आवाज़ थी। यानी डॉक्टर नाथ का फ़ोन था। तारा सुनो, शायद तुम्हें कोई पत्र मिला हो। यानी वह डॉक्टर कह रहा है कि तारा सुनो, शायद तुम्हें कोई पत्र मिला हो। हाँ मिला है। यानी वह तारा कहती कि हाँ मिला है। घबराना नहीं, मैं अभी नहीं 5:15 तक लेने आऊँगा। यानी वह कहता है कि मैं 5:15 तक वह पत्र लेने आऊँगा, डॉक्टर नाथ कहता है। तारा ने समझाया पत्र उन्हें भी मिला है। यानी तारा को पता चला कि पत्र उन्हें भी मिला है। चोट पर और भी भयंकर चोट लगी। यानी चोट पर और भी भयंकर चोट मिली। यानी दोनों को पत्र मिला था, तारा को भी और नाथ को भी। खुद तो मरी, इन्हें भी मुसीबत में डाल दिया। यानी वह कहती है मैं तो खुद मर ही गई हूँ, यानी नाथ को भी मुसीबत में डाल दिया। तारा ने लड़खड़ा जाने से बचने के लिए मेज का सहारा ले लिया। मेरा भाग्य क्या इन्हें भी ले डूबेगा। यानी तारा जो है लड़खड़ा रही है, घबरा रही है और वह मेज का सहारा लेकर कह रही है क्या मेरा भाग्य जो है, मैं तो खुद तो डूबने ही वाली हूँ, लेकिन इन्हें यानी नाथ को भी लेकर डूबेगा। तारा जैसे तैसे अपने आप को संभाले हुए थी। डॉक्टर की बाह का सहारा पाकर उसकी सब शक्ति समाप्त हो गई। यानी तब तक डॉक्टर नाथ आया और उसको पकड़ लिया। उसके बाह का सहारा पाकर जो शक्ति है सब कुछ समाप्त हो गई। वहाँ डॉक्टर की बाहों में हो गई थी। नाथ ने तारा को सहारा देकर गाड़ी से उतारा और सोने के कमरे में ले गया। यानी उसने बाह में पकड़कर डॉक्टर नाथ ने उसको कमरे में ले गया। तारा को उसे पलंग पर लिटा समीप बैठकर सांत्वना देने, यानी उसको पलंग पर बिठाया और नज़दीक बैठकर समझाने लगा। नाथ ने तारा को मिला पत्र देखा और स्वयं पाया पत्र उसे दिखाया। दोनों पत्रों का विषय एक ही था। दोनों पत्रों के साथ पुरी सोमराज और डॉक्टर प्रभुदयाल के विशेष पुलिस को दिए गुप्त बयानों की लिपियाँ थी। यानी वहाँ पर दोनों को पत्र मिला था और दोनों के पत्र था और दोनों के पत्रों में पुरी सोमराज और डॉक्टर प्रभुदयाल इनके जो भी बयान थे वह गुप्त लिपियों में थे और वह थे।
तारा नाथ के घुटने पर सिर रखकर रो पड़ी। यानी तारा जो है नाथ के घुटने पर सिर रखकर रो पड़ी। यानी सब कुछ यहाँ यह जो है राजनीतिक जो एक षड्यंत्र होता है यह जो नाथ को नीचा दिखाने के लिए, नाथ जो है सूत जी का विरोध करता था, इसलिए वह सूत जी ऐसा कर रहे हैं। और आजकल भी ऐसे ही राजकीय नेता लोग करते हैं। यानी वह तारा जो है वह नाथ के घुटनों पर सिर रखकर रो पड़ी है। नाथ ने उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, यह डॉक्टर प्रभुदयाल कौन है? और वह नाथ जो है वह तारा के सिर पर हाथ रखकर पूछता है कि यह डॉक्टर प्रभुदयाल कौन है। तारा ने बताया, गली में हमारे मकान के सामने ही रहता था। यह सब भाई की करनी है, जाने क्या दोष माने बैठे हैं। अरे वहाँ कहती है तारा, यह जो विभाजन से पहले जो लाहौर में तारा रहती थी भोला पांडे की गली में, वहाँ तब प्रभुदयाल जो है वह तारा के घर के सामने रहता है। ये सब भाई की करनी है, यानी वह सब जो पूरी की करनी है। और जाने का क्या दोष, यानी क्या दोष माने बैठे हैं प्रभुदयाल। पूरी ही नहीं पूरी की पहुँच इतनी दूर नहीं हो सकती, यानी पूरी की पहुँच इतनी दूर नहीं हो सकती, ऐसा वे नाथ करे। इसमें सुध जी का हाथ है। यानी सुध जी ने पहचाना कि इसमें सुध जी का हाथ है। नाथ ने पहचाना, यह वार तुम पर नहीं है, सुध जी की मेरे प्रति नाराजगी का परिणाम है। यानी नाथ कहता है कि यह जो वार है तुझ पर नहीं है, तारा को समझा रहे, यह जो है यह मुझ पर वार किया है सुध जी ने। पूरी तो उसके हाथ का फांसा बन गया। यानी पूरी जो है उसके हाथ का एक फांसा है, एक मोहरा है। गेहूं के साथ साथ घुन की तरह तुम्हें भी पीसा जा रहा है। यानी वो कहते हैं नाथ जी कि गेहूं के साथ कीड़े रगड़ते हैं, उसी तरह तुमको रगड़ता जा रहा है। तुमने क्या सोचा है, क्या उत्तर दोगी? यानी वो कहता है नाथ, तारा को पूछ रहे हैं नाथ कि तुमने क्या सोचा है और क्या उत्तर दोगी, क्या उत्तर दे सकती हो? यानी तारा कहती है कि मैं क्या उत्तर दे सकती हूँ। तारा ने आह भरी, आपको मालूम है घटना के रूप में इन लोगों के बयान ठीक है, लेकिन मैं कभी भी उसकी पत्नी नहीं थी। यानी वो तारा कहती है कि आपको पता है, लेकिन घटना के अनुसार मैं जो भोलारा उसकी पत्नी कभी नहीं थी। यानी वो सोमराज की पत्नी मैं कभी नहीं थी, मैंने कभी उसे पति स्वीकार किया नहीं। यानी वो कहती है तारा, मैंने कभी सोमराज को पति के रूप में स्वीकार किया नहीं, कभी उसके साथ नहीं रही, मैंने कोई अनैतिक काम नहीं किया। यदि यह कानूनन अपराध है तो इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। जो दंड देना है मुझे दे। आप तो विवाहित नहीं थे, मुझे इनकी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे इनकी नौकरी नहीं चाहिए। यानी वो कहती कि मुझे इनकी नौकरी नहीं चाहिए, जो क्योंकि मैंने उसको शरीर से यानी स्वभाव से कभी पति स्वीकार ही नहीं किया है, जो भी अनैतिक काम भी नहीं किया है, मैं उनके साथ सोमराज के साथ रही भी नहीं, और यह कानूनन अपराध है, तो उत्तरदायित्व जो भी होगा, जो भी दंड होगा वह देना मुझे देना है। आप तो यानी वो नाथ को तो कहती है कि आप तो अविवाहित थे, आपका तो विवाह नहीं हुआ था, लेकिन मैं विवाहित थी और मुझे इनकी नौकरी नहीं चाहिए। क्या बात करती हो? यानी वह तारा को कहते हैं नाथ कि क्या बात करती हो, प्रश्न तुम्हारी नौकरी का नहीं सम्मान का है। यानी वो कहता है कि प्रश्न तुम्हारी नौकरी का नहीं सम्मान का है। नाथ ने टोक दिया, मैंने सब कुछ जानबूझकर किया है, मुझे सब कुछ मालूम था। यानी वो नाथ कहता है कि मैंने जो भी किया सब कुछ पता होने गया। नाथ को सोमराज के साथ तारा की शादी हुई है यह भी पता था, फिर भी उसने विवाह किया। और वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता था और ये होने वाला है ये भी मालूम था, पता था। विवाह का प्रस्ताव भी मैंने ही किया था। नाथ कहता है कि विवाह का जो प्रस्ताव है मैंने ही रखा था, उत्तरदायित्व मुख्यतः मेरा है। हमें संतोष है कि हमने कोई अनैतिक काम नहीं किया है, परंतु आरोप नैतिक नहीं कानून आधार पर है। यानी वो नाथ कहता है कि हमें हमें संतोष है कि हमने कोई अनैतिक गलत काम नहीं किया है, लेकिन अपराध जो है कानून आधार पर है, यानी कानून के आधार पर अपराध है। आरोप का निवारण भी कानून की युक्ति से करना होगा। यानी आप जो भी आरोप है उसका आरोप आरोप का जो निराकरण है, उसका आरोप का जो छुटकारा है वह कानून से करना होगा। हुजूर गिल बाबू जी आए हैं। यानी वो तभी आवाज़ आती कि हुजूर गिल बाबू आए हैं। परसों ने दरवाजे के बाहर से पुकारा, मैं उसे कह देता हूँ आज बात नहीं कर सकूँगा, डॉक्टर ने तारा से कहा और बैठक की ओर चला गया। यानी वह कहता है कि डॉक्टर नाथ कि मैं आज नहीं कल मिलूँगा, आज बात नहीं कर सकता, ऐसा कहा। और फिर डॉक्टर जो है वह बैठक की ओर चले गई। गिल दिल्ली के 2 पत्रों के लिए मास में 2 बार राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं पर और दूसरी पंचवार्षिक योजना के संबंध में टिप्पणियां लिखा करता था। यानी गिल जो है दिल्ली के 2 पत्रों में मास में 2 बार
2 बार राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं पर और जो दूसरी पंचवार्षिक योजना है उसके आधार पर टिप्पणी लिखता था। इसके लिए उसे डॉक्टर नाथ से सामग्री मिल जाती थी। गिल ने पिछले दिन डॉक्टर से समय मांगा था, यानी गिल ने जो भी वहाँ दूसरी पंचवार्षिक योजना या आर्थिक समस्या है उस पर जो भी मटेरियल चाहिए या जो भी वह विषय सामग्री चाहिए वह नाथ से मिलती थी, और इसलिए गिल ने नाथ को समय मांगा था। उसी प्रसंग में गिल ठीक समय पर आ गए थे, यानी उसी प्रसंग में गिल जो है ठीक समय पर आया था। गिल नाथ के स्विट्जरलैंड से लौटने पर पहली बार मिलने आया था, यानी गिल जो है वह नाथ के विवाह होने के बाद स्विट्जरलैंड गए थे नाथ और तारा, वो लौटने के बाद पहली बार गिल आया था। डॉक्टर की अनुमति में डॉक्टर और तारा के चित्र सचित उनके विवाह की सूचना पत्रिका में छपी थी, यानी वह उसकी जो विवाह की जो सूचना है पत्रिका में छपी थी। गिल पत्रिका डॉक्टर को दिखाने के लिए लेता आया, यानी गिल जो है वह पत्रिका डॉक्टर को दिखाने के लिए आ गया। उसने डॉक्टर के बैठक में आने से पहले ही पत्रिका का पृष्ठ खोलकर तीपाई पर रख दिया था, यानी वह गिल ने खुशी से डॉक्टर आने से पूर्व वह जो विवाह का जो पत्र है, विवाह जो पत्रिका में विवाह की जो फोटो छपी है वह दिखाने के लिए खोलकर रखा था। डॉक्टर का बहुत गंभीर चेहरा और कुछ गुलाबी आंखें देखकर गिल ने पूछ लिया, डॉक्टर साहब क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? यानी गिल का वहाँ चेहरा गंभीर चेहरा देखकर और वो गुलाबी आंखें देखकर गिल ने पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आपकी तबीयत तो ठीक है? ज़रा परेशान हूँ, यानी डॉक्टर साहब कहते कि ज़रा परेशान हूँ। डॉक्टर ने गिल को कुर्सी पर बैठने का संकेत करके कहा, मुआफ़ करना, तुम इतनी दूर से आए। यानी वह डॉक्टर कहते हैं कि गिल को कुर्सी पर बैठने का संकेत करके कि माफ़ करना, तुम इतनी दूर से आए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इन बात की आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, भाभी तो ठीक है। यानी वह गिल कहता है कि इतनी दूर से आया हूँ, लेकिन इस बात की आप चिंता मत करना, भाभी तो ठीक है, यानी तारा तो ठीक है, पूछ रहे नहीं वह परेशान है। यानी वो गिल को कहती है कि नहीं तारा जो है परेशान है। क्या बात है डॉक्टर साहब, मैं कुछ कर सकता हूँ तो निसंकोच कहिए, गिल ने बहुत आग्रह से पूछा। यानी गिल आग्रह से पूछता है कि तारा जो है परेशान है और क्या बात है, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या, ऐसा पूछा गिल ने। क्या बताओ गिल, यानी वो नाथ कहती क्या बताओ गिल। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, पत्रिका के सामने खुले पृष्ठ की ओर संकेत कर कह दिया। यानी वह कहते हैं कि जो गिल ने सांस खींचकर डॉक्टर साहब कह रहे और पत्रिका के पृष्ठ पर जो चित्र छपा है वह देखकर कह दिया, यही बात है, यह कूटनीति के पैतरे है। यानी वो जो चित्र छपा हुआ है यही चाल है, यही बात है और वो कूटनीति के पैतरे है। सुध जी और पुरी की मेहरबानी है। मैं मैं मुझे कमीशन से हटाना चाहते थे, निजता की सीमा है। यानी वो सुध जी और पुरी जो है वह नाथ को कमीशन से हटाना चाहते हैं, और एक वह निजता की भी कोई सीमा होती है। नाथ ने संक्षेप में गिल को चिंता का कारण बता दिया, यानी किस बात की चिंता है यह संक्षेप में बता दिया। पूरी सोमराज प्रभु दयाल के बयानों की बात भी बता दी, और जितना दिखाता हूँ कहकर डॉक्टर कागज लाने के लिए भीतर चला गया। यानी वह जो ये बात थी वह बता दी। पूरी सोमराज प्रभु दयाल के बयानों की बात बताई, गुप्त बयानों की, और डॉक्टर जो है जो भी वो सामग्री है आर्थिक विभाग की और वह जो दूसरी पंचवार्षिक योजना की वह कागज़ लाने के लिए भीतर गए। नाथ कागज़ लेकर लौटा तो मुस्कुराने का यत्न कर बोला, तुम्हारी ही करतूत है। यानी वह नाथ जो है वह लाकर कागज़ लेकर आया और फिर मुस्कुरा कर बोला कि यह तो तुम्हारी करतूत है। यानी गिल यदि वह पत्रिका में चित्र न छपता तो यह सब कुछ नहीं होता। तुम अखबार में छपवाए बिना नहीं रह सके, विवाह भी उसकी ससुराल में हुआ। यानी वह तुम अखबार में जो विवाह की जो तस्वीर है वह छपवाए बिना नहीं रह सके, और विवाह जो है पूरी के ससुराल में हुआ। यह ऊपर से दूसरी चोट, यानी ये हुआ हूँ, यह तो क्रोध का बहुत बड़ा कारण होगा। गिल ने स्वीकार किया, यानी गिल ने स्वीकार किया कि पूरी के क्रोध का कारण विवाह जो है उसकी ससुराल में हुआ, यह भी एक क्रोध का कारण हो गया। गिल ने स्वीकार किया। हमें विश्वास है कि हमने कोई अनैतिक काम नहीं किया, हमारे विवेक को पूरा संतोष है, नाथ ने कहा। यानी नाथ कहता है कि हमें विश्वास है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने जो भी विवेक किया है उसमें हमारी संतोष है, आनंद है, ऐसे नाथ ने कहा। परंतु अपराध का आरोप कानून के आधार पर है। कानूनन केवल विवेक और सत्य ही नहीं है, कानून के बहुत से पहलू होते हैं, उसकी व्याख्या होती है, किसी वकील से राय लेना आवश्यक है, बात फैलनी भी नहीं चाहिए। यानी गिल कह रहा है
कि जो भी युवक है वह तो सही है, लेकिन आरोप जो है कानून के आधार पर लगा हुआ है, और कानून जो है विवेक और सत्य को नहीं, कानून के बहुत से पहलू यानी कानून के बहुत से तर्क पहलू होते हैं, और बात जो है वह किसी वकील से राय लेकर करनी चाहिए, राय लेनी चाहिए, और बात फैलने भी नहीं देनी चाहिए, ऐसा गिल कहता है। वकील से राय लेना चाहते हैं तो कल तक ठहर जाइए, गिल ने अनुरोध किया। यानी वो गिल कहता है कि वकील से बात करनी है तो कल तक ठहर जाइए, गिल ने अनुरोध किया। यूं भी दुशहरे के कारण दस दफ्तर बंद रहेंगे, यानी यही दशहरे के कारण दफ्तर बंद रहेंगे। कनक का जीजा नैयर कल आ रहा है, यानी कनक का जो जीजा है वही नैयर आ रहा है। गंभीर आदमी है, बहुत सफल वकील भी है, यानी वो नैयर जो है गंभीर आदमी है और बहुत सफल वकील है। वह पुरी और सुध जी को खूब जानता है, यानी वो पुरी और सुध जी को जानता है। विवाह गैर कानूनी है तो इसमें सहयोग के लिए कनक और पंडित जी पर भी जिम्मेवारी आनी चाहिए। यानी वो विवाह जो है वह गैर कानूनी है तो इसमें कनक और पंडित भी जिम्मेदार होने चाहिए। कन्यादान तो पंडित जी ने ही किया था, मैं यहाँ से लौटकर कनक के यहाँ जाकर बात करता हूँ। यानी गिल कहता है मैं यहाँ से जाने के बाद कनक से बात करता हूँ। नैयर के दिल्ली आने का प्रयोजन तो कुछ और था, यानी नैयर किस लिए दिल्ली, दूसरे काम के लिए दिल्ली आ रहा था और उसका कोई दूसरा काम था। जून के अंत में कनक के जालंधर से लौटने के बाद पंडित गिरधरलाल जी ने बहुत सोच विचार कर अगस्त के आरंभ में एक और पत्र नैयर को लिखा था। यानी वह कनक जो है जालंधर से लौट आई थी और उसके बाद गिरधर पंडित जी ने नैयर को एक और पत्र लिखा था। और इस पत्र में पंडित जी ने नैयर से अनुरोध किया था कि वह पुरी को समझाने का यत्न करे कि जीवन केवल दिखावे की वस्तु नहीं है। पुरी और कनक के जीवन में जो वैश्य में है कटुता आ गई है, उससे दोनों के लिए मुक्ति आवश्यक है। यानी वो उस पत्र में पंडित जी ने लिखा था कि वह जीवन जो है केवल दिखाने की बात नहीं है, और जो भी अंतर्गत जो भी वह समस्या है वह नहीं है, और कटुता के साथ जीना भी जीवन नहीं है। दोनों को भी उसकी मुक्ति आवश्यक है, यानी दोनों को भी मुक्ति आवश्यक थी रिश्ता खत्म करने की। यानी वह पूरी को भी और कनक को भी। पूरी बहुत समझदार है, वह सोए ऐसा उपाय सोचे कि दोनों का आत्मसम्मान बना रहे और दोनों कटुता से मुक्त हो जाए। यानी पूरी जो है वह समझदार है, पत्र में लिखा था पंडित जी ने नैयर से, पूरी जो है समझदार है, वह एक ऐसा उपाय बताए कि दोनों का आत्मसम्मान बना रहे और दोनों की जो भी कटुता है, जो भी वह कठिनाई समस्या है वह मिट जाए, ऐसा सुझाव लिखा था। अब पंडित जी ने स्वयं तलाक कानून को पढ़कर सुझाव दिया था, यानी दिया था कि पूरी चाहे तो कनक को डेसल्जन छोड़ जाने के आधार पर तलाक का नोटिस दे दे। यानी पंडित जी ने जो कानून के आधार पर तलाक देने के लिए नोटिस दे दे पूरी को कहा था। कनक की ओर से कोई सफाई नहीं दी जाएगी, यानी कनक की ओर से कोई सफाई नहीं दी जाएगी। इस ढंग से पूरी पर कोई भी बात नहीं आएगी, यानी पूरी पर भी कोई बात नहीं आएगी। अदालत से कार्रवाई कैमरा में गुप्त की जाने की प्रार्थना की जा सकती है, यानी कि अदालत में जो भी कार्रवाई है वह गुप्त ढंग से की जाने की प्रार्थना की जा सकती है। नैयर ने पंडित जी को इस प्रकार कनक का समर्थन करते देखा तो उत्तरदायित्व अपने ऊपर न लेने के लिए पूरी को सब बात बता दी थी। यानी वह जो नैयर ने जो भी वह उत्तरदायित्व था पंडित जी का और कनक का, वह खुद के ऊपर न लेकर पूरी को जो बात है वह सब कुछ बता दी थी। पूरी नया हिंद प्रेस में तारा के विवाह की घटना से बहुत खिन्न था, यानी वह पूरी जो है तारा का विवाह नया हिंद प्रेस नामक प्रेस में हुआ था, तो वो इस बात से पूरी जो है खिन्न था, यानी क्रोधित था। उसने तारा के विवाह का जिक्र न कर रूखा सा उत्तर दे दिया था, पंडित जी तो सठिया गए हैं। यानी उसने तारा के विवाह की बात न करते हुए पूरी ने कहा कि पंडित जी तो सटिया गए हैं, कनक उन्हें बेवकूफ़ बना रही है। अरे कनक जो है उनको पंडित जी को उनके पिता को बेवकूफ़ बना रही है, ऐसा कर रही है। मैं उनके इशारे पर नहीं नाच सकता, यानी वो पूरी कहता है कि मैं पंडित जी के इशारे पर नहीं नाच सकता। मेरे पास कानूनी आधार है पर मैं तलाक नहीं दूंगा, यानी मेरे पास कानूनी आधार है फिर भी मैं कनक को तलाक नहीं दूंगा। मैं उसकी सब चालबाजी समझता हूँ, यानी मैं जो पूरी कहता है कि मैं कनक की जो भी चालबाजी है वह समझता हूँ। यह उच्छलनता नहीं होने दूंगा, यानी यह जो उच्छलन है यह मैं नहीं होने दूंगा। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, मुझे इस संबंध से कुछ नहीं मिल रहा।
परंतु मैं उसे दूसरे विवाह का अवसर नहीं दूंगा। यानी वह पूरी कहता है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, मैं उसको मैंने मैंने उस संबंध में कुछ नहीं, यानी उस कनक के साथ रहकर मुझे कुछ नहीं मिला और कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं उसको तलाक देकर दूसरी शादी करने का अवसर नहीं दूंगा, तलाक नहीं दूंगा। यदि वह कुछ करेगी तो पत्नी बन सकेगी, यह अवैध संबंध होगा, तब फिर दोनों को देख लूंगा। यानी वो कहते हैं कि तलाक पूरी से तलाक नहीं हुआ, फिर भी वो शादी करती है और तब मैं कुछ कदम उठाऊंगा और फिर मैं देखूंगा, यानी वह शादी होने के बाद देखूंगा। नैयर पुरी को क्या कह सकता था और उससे पाया उत्तर पंडित जी को कैसे लिख देता। नैयर जो है वह कैसे पंडित जी को पुरी ने दिया हुआ उत्तर लिख देता, यानी वह अवैध जो शादी कर ले दूसरे से और फिर वह देख लूंगा कहता है। पंडित जी की मानसिक अशांति की कल्पना करके बहुत चिंतित था। अनुमान था कनक की इच्छा के कारण ही पंडित जी इस प्रकार व्याकुल है, यानी वह अनुमान व्यक्त किया कि कनक की इच्छा है, तभी पंडित जी ने ऐसा पत्र लिख दिया था कि विजयादशमी के अवकाश में दिल्ली आकर वही सब बात करेगा। दिल्ली में उसे कुछ और भी काम था, यानी उसने लिखा था पत्र में विजयादशमी यानी दशहरे की जो छुट्टियां थी उसमें दिल्ली आकर मैं मिलूंगा और कुछ दिल्ली में कोई दूसरा भी काम है। कनक नैयर के स्वभाव के लिए स्वागत के लिए स्टेशन पर गई थी। स्टेशन से ही उसने डॉक्टर नाथ और तारा के विरुद्ध सुधजी और पुरी के षड्यंत्र की बात नैयर को बतानी आरंभ कर दी थी। दोपहर बाद गिल कनक और नैयर को डॉक्टर प्राण के यहाँ ले गया। यानी वहाँ जो है नैयर आ रहा है और कनक जो है स्वागत करने के लिए उसको ले आने के लिए स्टेशन गई दिल्ली, और वहाँ जाते ही उसने जो तारा और नाथ के विवाह हुआ था, इसमें जो सुधजी पुरी ने जो षड्यंत्र किया है वह षड्यंत्र बता दिया। और फिर दोपहर बाद गिल कनक और नैयर इनको लेकर डॉक्टर प्राणनाथ के घर ले गए। नैयर कनक और गिल से सब कुछ सुन चुका था। तारा के संबंध में कनक से सुनकर मन में सहानुभूति और आदर था, यानी वो तारा के प्रति नैयर ने तारा के बारे में पहले ही नाथ और तारा के बारे में सुना था और फिर वह कनक के बारे में सुना था, तो वह कनक ने तारा के बारे में बताया था और वो एक सहानुभूति और आदर निर्माण हुआ था तारा के प्रति। नैयर ने तारा और डॉक्टर नाथ को दिए गए नोटिस देखे। पूरी डॉक्टर प्रभुदयाल और सोमराज के विशेष पुलिस को दिए गुप्त बयान भी पढ़े, यानी जो भी वह गुप्त तरीके से उन्होंने पूरी प्रभुदयाल और सोमराज ने जो भी गुप्त तरीके से बयान दिए वह भी पढ़े। नैयर चिंता से भवों पर अनामिका रखे और होठों को दांतों में लेकर कुछ संकोच से अंग्रेजी में बोला, यानी वह सोच में पड़ गया वह नोटिस और पत्र देखकर। इसमें तो संदेह नहीं कि व्यवहारिक दृष्टि से और वास्तविक में भी वह विवाह डिफॉल्ट समाप्त हो चुका था, यानी वह विवाह तो समाप्त हो चुका था क्योंकि उन्होंने तो मान लिया था कि तारा मर चुकी है। अगर आपने नए तलाक कानून का ज़रा सा उपयोग कर लिया होता तो ऐसी शरारत के लिए इन लोगों के पास कोई आधार न रह जाता, यानी कि तारा यदि सोमराज से तलाक लेने का प्रयत्न करती तो कोई उनके पास आवाज़ उठाने का कोई आधार न रह जाता। आपका कहना ठीक है, नाथ ने स्वीकार किया। नाथ कहता है कि आपका कहना ठीक है, नाथ ने स्वीकार किया। अव्वल तो गति 9 वर्ष की स्थिति से ऐसी किसी आशंका का अनुमान नहीं हो सकता था, यानी वो कहते हैं कि 9 वर्ष के समय बीतने के बाद फिर ऐसा होगा, ऐसा हमने सोचा नहीं था। उस सारहीन अप्रिय घटना को याद करना भी अपमानजनक लगता था। कानून की बात दूसरी है, परंतु वह घटना विवाह नहीं, एक अन्याय मात्र थी। कानून की याद तो भय से बचने के लिए या भय दिखाने के लिए ही आती है। नाथ हंस दिया। नाथ हंसकर कहता है कि वह कानून की बात है भय दिखाने के लिए या इसलिए वह कहता है कानून तो होता ही परेशान करने के लिए। कनक ने नैयर की ओर कटाक्ष दिया, यानी कनक जो है नैयर की बात का कटाक्ष करते हुए कहती है कि कानून तो होता है कि लोगों को परेशान करने के लिए, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए, यानी इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए तारा को। नैयर के होठों पर भी मुस्कान आ गई, यानी नैयर भी हंस पड़ा। उसे व्यावहारिक ढंग से बात करने का अवसर मिल गया, यानी उसको नैयर को भी व्यावहारिक ढंग से बात करने का अवसर मिल गया। रक्षा के लिए भी कानून ही शरण लेनी पड़ेगी, यानी रक्षा के लिए जो है कानून की ही शरण लेनी पड़ेगी। कानून की चोट से कानून की ही ढाल बना सकती है।
बचा सकती है, यानी कानून की चोट से कानून ही ढाल बनकर बचा सकती है। यह स्थिति कुछ विचित्र है, यानी यह नाथ और तारा के बारे की जो स्थिति है, ये कुछ विचित्र है। इस मामले में न तो सीधी कानून और अदालत की बात है और न साधारण नैतिकता या विवेक बुद्धि की बात है। यानी इस मामले में कानून की अदालत की भी बात नहीं है और एक साधारण नैतिकता और विवेक की भी बात नहीं है। यह अदालती कार्रवाई नहीं है, परंतु आप पर कानून की आड़ लेकर शासकीय शक्ति से विभागीय कार्रवाई का वार है, यानी कि विभागीय कार्रवाई की हुई है। मामला अदालत में होता तो सोमराज पर इन्हें इरादतन जलाकर मार डालने का उल्टा आरोप लगा दिया जा सकता था। यानी मामला यदि अदालत से होता तो वह सोमराज ने आग लगाकर तारा को मार डालने का षड्यंत्र रचा था, ऐसा आरोप किया जा सकता था। उचित हकीकत किए बिना इनके जलकर मर जाने की अफवाह उड़ा देने और जल्दी से किया कर्म देने का आवश्यकता थी। गवाही तो बाद में तैयार हो जाती, यानी गवाही तो बाद में तैयार हो जाती थी, ऐसा नैयर एक वकीलीय तर्क से बता रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।